जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का आज पार्ट 4 को जानेंगे। पिछले दिन हम पार्ट 1, 2, 3 को कवर किए थे, जिसमें हम जाने थे लोहे के औजार के उपयोग के बारे में और लोहे के औजार से कौन कौन से प्रयोग होते हैं इसके बारे में जाने थे। उसके बाद जाने थे कृषि में उठाए गए सबसे बड़ा कदम जो था सिंचाई, इसके बारे में। उसके बाद जाने थे उस समय गांव में कौन कौन से लोग रहते थे इसके बारे में। उसके बाद पार्ट 2 में जाने थे संगम साहित्य के बारे में। उसके बाद जो अनेक गतिविधियां का केंद्र था जिसमें हम उदाहरण लिए थे मथुरा का, इसके बारे में जाने थे। उसके बाद आहत सिक्के के बारे में जाने थे और फिर पार्ट 3 में हम जाने थे शिल्प और शिल्पकार में अंतर। उसके बाद व्यापार और व्यापारी में अंतर जाने थे। तो चलिए आज हम जो पार्ट 4 में जानेंगे और ये लास्ट है, जिसमें जानेंगे समुद्र तटों से लगे राज्य के बारे में। यानी इस चैप्टर में हम जो प्राचीन समय में जो समुद्र तटों से लगे राज्य थे इसके बारे में जानेंगे। तो समुद्र तटों से लगे राज्य में अधिकतर व्यापार किए जाते थे और वहाँ मतलब समुद्री यात्रा मतलब बंदरगाह बड़े बड़े थे, उसको विकसित किए गए थे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो समुद्र तट में अधिकतर व्यापार किसके किए जाते थे, यानी विदेशी आदमी आकर मतलब समुद्र तट से लगे राज्य में आकर व्यापार करते थे, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं समुद्र तट से लगे राज्य के बारे में। तो ये राज्य अधिकतर व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी जो समुद्र तटों से जो लगे राज्य होते हैं वो अधिकतर व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि समुद्र तट के आसपास बड़े बड़े बंदरगाह देखने को मिलते हैं और दूसरे देश के व्यापारी आकर जो समुद्र तट के लगे राज्य होते हैं वहाँ व्यापार करते हैं, यानी फिर इस देश के व्यापारी दूसरे देश समुद्र के माध्यम से जाकर व्यापार करते हैं। यानी समुद्र तट एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र माना गया है और व्यापारियों द्वारा समुद्र के अनेक रास्ताओं को खोजा गया है। जैसे वास्को डी गामा मसाला का व्यापार करने के लिए जो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, उसी प्रकार व्यापारियों द्वारा अनेक समुद्र मार्ग का रास्ता खोजा गया था और समुद्र तट से लगे राज्य में अधिकतर जो कृषि का क्षेत्र होता है उसमें बहुत ज्यादा विकास होता है। तो चलिए जानते हैं वो कावेरी के मैदान अधिक उपजाऊ था, यानी जो समुद्र तट से एक कावेरी का मैदान जो घिरा था वह अधिक उपजाऊ देखने को मिला था पुरातत्वविदों को। उसके बाद संगम कविताओं में एक मुवेदार शब्द देखने को मिला है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं मुवेदार आखिर होता क्या है। तो संगम कविताओं में मुवेदार यानी मुवेदार शब्द एक तमिल भाषा है, तो इसको याद रखिएगा, ये तमिल भाषा है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। यानी जो मुवेदार शब्द होता है उसका अर्थ की बात करें तो तीन मुखिया होता है। तो उसमें एक दक्षिण भारत में शक्तिशाली राजवंश थे, उसके तीन मुखिया थे, इसके बारे में मुवेदार शब्द बताया था। तो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में तीन शक्तिशाली राजवंश थे। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं वो कौन कौन से राजवंश थे। तो पहला राजवंश थे चोल, उसके बाद दूसरा राजवंश थे चेर और तीसरा राजवंश थे पांड्य। तो इसको याद रखिएगा, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश की बात करें तो वो चोल चेर पांड्य था, जिसका जो 2300 साल पहले शक्तिशाली घोषित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे जानते हैं ये जो चोल चेर पांड्य राजवंश है उसके शासकों को दो सत्ता केंद्र थे, यानी जो चोल चेर और पांड्य के शासक थे उनको दो सत्ता केंद्र दिया गया था, यानी उसमें 2 सत्ता केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं वह कौन कौन से सत्ता केंद्र थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो एक चोल का पतन की बात करें तो वो कावेरी पट्टनम था, तो एक ये सत्ता केंद्र बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद दूसरा सत्ता केंद्र जो है
पांड्य का राजधानी यानी मदुरै, ये दोनों सत्ता केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है एनसीईआरटी के मुताबिक, तो इसको याद रखिएगा। और जो प्रत्येक शासक को दो दो सत्ता केंद्र दिया गया था, उसमें एक तटीय था और एक अंदरूनी था, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे जानते हैं। अब हम थोड़ा सा चोल वंश के बारे में, उसके बाद चेर वंश के बारे में जानेंगे, उसके बाद पांड्य वंश के बारे में जानेंगे। तो चोल वंश मतलब सबसे शक्तिशाली वंश माने गए थे। जिसका क्षेत्र की बात करें तो वो अधिकतर तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु था उसका क्षेत्र था, जो चोल वंश का क्षेत्र था। तो चोल वंश में अधिकतर व्यापार किए जाते थे, यानी वह समुद्री इलाकों से सटे थे, इसलिए वह अधिकतर व्यापार यानी व्यापार का केंद्र माना गया था चोल वंश। उसके बाद चोल वंश के गांव के प्रशासन की बात करें तो वह बहुत ही मजबूत देखने को मिला था। उसके बाद चोल वंश में अधिकतर मसालों में अधिकतर काली मिर्च का व्यापार किया जाता था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अब हम दूसरी वंश की ओर चलते हैं, जो है चेर वंश। तो चेर वंश को भी दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश माना गया है। तो और इसका क्षेत्र की बात करें तो ये अधिकतर केरल और जो तमिलनाडु के कुछ भागों में देखने को मिला है, यानी चेर वंश के जो क्षेत्र है केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में देखा गया है। उसके बाद चेर शासक समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, यानी अभी ही हम बताए ये दक्षिण भारत का जो राजवंश थे वो समुद्री इलाकों से सटे थे, इसलिए वहां समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने गए थे चेर वंश के शासक। तो यहाँ भी मसालों का अधिकतर व्यापार किया जाता था और यहाँ के जो शासक थे वह बहुत ही मजबूत देखने को मिले थे। चलिए अब तीसरा राजवंश है पांड्य वंश, इसके बारे में जानते हैं। तो पांड्य वंश यह सबसे प्राचीन राजवंश है और शक्तिशाली भी, यानी इन दोनों मतलब ये तीनों राजवंश में सबसे शक्तिशाली राजवंश की बात करें तो ये पांड्य वंश है, तो इसको याद रखिएगा। और इसका क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र अधिकतर तमिलनाडु में देखने को मिला है। और पांड्य वंश के राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मदुरै, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए मदुरै मतलब पांड्य वंश की राजधानी कहाँ है तो वो है मदुरै, तो इसको याद रखिएगा। और इसका अधिकतर क्षेत्र तमिलनाडु में है। और जो पांड्य वंश का जो अधिकतर उल्लेख देखने को मिला है वह संगम साहित्य से देखने को मिला है, यानी अगर आपसे पूछा जाए पांड्य वंश के बारे में अधिकतर किस साहित्य से देखने को मिला है तो वो अधिकतर संगम साहित्य से देखने को मिला है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसका चलिए आगे जानते हैं। जो पांड्य वंश थे वो किस चीज के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे इसके बारे में जानेंगे। तो पांड्य वंश व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, यानी अधिकतर वह मसाले और मोतियों के लिए पांड्य वंश प्रसिद्ध थे, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद पांड्य जो वंश के जो शासक थे वह अधिकतर मंदिर निर्माण व कला के लिए प्रसिद्ध थे, यानी वहाँ अधिकतर वहाँ के जो शासक थे वह मंदिर निर्माण और कला के लिए प्रसिद्ध थे। तो उसमें एक उदाहरण देखने को मिला है, एक जो मंदिर निर्माण यानी मंदिर के बारे में, वो मदुरै का जो मंदिर है इसका उल्लेख मतलब पांड्य वंश के शासक द्वारा मदुरै के मंदिर का निर्माण किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। जो मतलब पश्चिम भारत के राजवंश के बारे में जानेंगे। अभी हम चोल चेर पांड्य के बारे में जाने तो वो दक्षिण भारत के मतलब प्रमुख राजवंश थे। अब हम जानेंगे पश्चिम भारत के प्रमुख वंश के बारे में। तो लगभग 200 वर्ष बाद, यानी जब जो दक्षिण भारत के जो वर्ष था वह 2300 वर्ष बाद मतलब चोल चेर पांड्य वंश का मतलब शुरुआत हुआ था, वैसे ही यहाँ लगभग 200 वर्ष बाद यानी 2300 वर्ष के बाद 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन वंश यानी पश्चिम भारत में सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ा। यानी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो पश्चिम भारत का जो राजवंश कौन सा है जिसका प्रभाव
अधिक देखने को मिला है तो वो सातवाहन वंश है। तो वही बताया गया है। लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ा। उसके बाद सातवाहन वंश के राजा की बात करें तो वो राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। और इस वंश का प्रमुख केंद्र की बात करें, यानी सातवाहन वंश के प्रमुख केंद्र की बात करें तो वो था दक्कन। तो इसको भी याद रखिएगा। और दक्कन की राजधानी की बात करें तो वो था प्रतिष्ठान, जो वर्तमान में पैठन में पड़ता है। उसके बाद इस वंश के शासकों ने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए, यानी जो सातवाहन वंश के जो शासक थे वह बड़ी संख्या, यानी बहुत बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए। उसके बाद इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो औजारों का लगभग प्रयोग किया गया था, मतलब 3000 साल पहले। उसके बाद औजारों का अधिकतर प्रयोग देखने को मिला था 2500 साल पहले। उसके बाद दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंश का समय काल को जानेंगे, जो 2300 साल पहले से शुरू हुआ था। उसके बाद पश्चिम भारत के एक प्रमुख राजवंश थे सातवाहन वंश, उसका विकास की बात करें तो वह 2000 वर्ष बाद शुरू हुआ था। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।